हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। और ये चैप्टर हमारा जो है वो सोशल जस्टिस के बारे में चल रहा है। एंड यहाँ पे हमने जस्टिस क्या होता है यानी कि न्याय क्या होता है, या कि हम बात करें तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव कैसे होता है और समानुपातिक न्याय, ये कुछ टॉपिक जो है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे की जो भी बातें हैं वो आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे वैसे हम लोग ऐसा नहीं कि कोई पहली बार पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें जितनी भी है 11th क्लास का जो पहला पार्ट है, तो उसकी जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं लास्ट तक के चैप्टर जितने भी है, या ये मान के चलिए कि जितना अभी तक हमने पढ़ा उसका रिवाइज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। हमने न्याय पढ़ा, उसके समान लोगों के साथ समान बर्ताव कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें पहले ही हम लोग पता कर चुके हैं। तो यहाँ पे कोई नया नहीं है आपके लिए, बस आप ये समझिए कि जो भी पहले हमने पढ़ा उसका रिवाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें से बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें हम पहली बार पढ़ेंगे, तो वो पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, हालांकि ऐसे नहीं कि ये नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये भी है, क्योंकि जब हमारी नींव मजबूत होगी दीवार तभी मजबूत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसलिए इसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं छोड़ के निकल जाएंगे। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। इसमें कैसे होता है कि न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान्य करते हैं, यानी कि न्याय का जो थर्ड इसका प्रिंसिपल है, तो इसमें बताया गया कि हम क्या करते हैं, समाज के लिए मान्य करते हैं। वह क्या होता है कि पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। कि पारिश्रमिक इन द सेंस कि जब आप क्या करते हो, कहीं पे वर्क करने हम जाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था ना कि मतलब समान काम के लिए समान वेतन आपको देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। और आज आपको बताना है कि समान काम के लिए समान वेतन, ये हमारा मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, इसका आर्टिकल और ये मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्वों में आता है। प्लीज क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आंसर ध्यान से ही दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में आप देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप गलत ही देंगे। इसलिए मैंने क्या पूछा है कि जो समान काम के लिए समान वेतन है वो मौलिक अधिकार में आता है या नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके पास है, सीधे 50-50 का है। तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा, एक्साइटेड नहीं होना है। अभी हमने डीपीएसपी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको अच्छे से देना, क्योंकि मैं ये समझूंगी कि हाँ आपका कम से कम फंडामेंटल राइट तो क्लियर है, गलती मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं, इसमें जो बताया गया है कि विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है, और इसे हम क्या करते हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। कि यदि हम ऐसा करते हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ सामाजिक न्याय देने का एक तरीका ये भी हो सकता है। देन उसके बाद क्या होता है कि समाज के जो भी सदस्य होते हैं, तो सदस्यों के रूप में क्या होता है, लोगों की बुनियादी हैसियत और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए यह जरूरी हो सकता है या हो जाता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए। लेकिन क्या होता है कि लोगों के बीच भेदभाव ना करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी यह सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त ना हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोग समानता का उपभोग करें, या कि समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत को अनिवार्यतया खंडित नहीं बल्कि उसका विस्तार ही करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में यह अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ विभिन्न ढंग यानी कि भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। इसमें सीधे तौर से है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब विशेष न्याय का मतलब सीधे इसमें टॉपिक से ही आपको समझ जाना चाहिए कि यदि हम किसी को दे भी रहे हैं न्याय, तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ हम न्याय कर रहे हैं, या हम फिर आशा करें कि आपके घर में भी आपका वो घर का पर्सनल मैटर है, आपके घर के अंदर क्या चल रहा है वहाँ पे आपको कोई नहीं कहने आएगा कि आप अपने भाई को समान न्याय दो, आप अपनी बहन को समान न्याय दो। आप कुछ भी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, ना हम जोर जबरदस्ती करेंगे। लेकिन पब्लिकली जो भी हो रहा वहाँ पे जो भी वर्कर हैं या जो भी मतलब किसी एक फील्ड पे काम कर रहे हैं आप, तो हम क्या चाहेंगे कि वहाँ पे हमें समानता मिले, और नहीं मिलती तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपके घर में आपको समानता नहीं मिल रही तो वहाँ पे फिर वो आप
नहीं जा सकते हो और ये सही भी नहीं है, ठीक है। घर का मामला घर पे ही सुलझा लिया जाए, बेटर होता है। तो अंदर की बातें कोई नहीं कह रहा आपको कि आप अपनी निजी लाइफ में कुछ करिए, बट हाँ, समाज में यदि कुछ ऐसा हो रहा तो आपके खिलाफ भी हो रहा है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि विशेष ज़रूरतों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जाता है। जो भी विकलांग होते हैं तो उन्हें, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उन्हें क्या करता है, यदि हम कुछ विशेष, जैसे हमने देखा था ना कि वो रैंप यदि बना दिया जा रहा है विकलांगों के लिए, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं तैयार हो जाएगा कि हम कहें कि अरे यार उनके लिए रैंप बनाए हो तो हमारे लिए तो फिर कुछ और ही एक्स्ट्रा करो, यानी कि हमें समानता चाहिए। यार उन्हें उनकी नीड थी। हमने क्या पढ़ा, टॉपिक ही हमारा क्या है कि विशेष ज़रूरतों को विशेष ख्याल हमारी सरकार या हमारे द्वारा कैसे रखा जाता है, इसके बारे में पूरा समझना है। तो उनकी ये नीड है, उन्हें चाहिए ये। हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं लेकिन वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी तो, हम वो चल नहीं सकते, लेकिन यदि जहाँ तक हमें पहुँचना है तो वो भी वहाँ तक पहुँचने के हकदार है ना, तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इसमें यही बताया गया कि विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि इस पर असहमत होना हमेशा आसान नहीं होता, यानी सॉरी, सहमत होना, इस पे क्या है कि आपकी सहमति मिल जाए ये हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, हम आप बहुत अच्छे निकल जाते हैं, बट ये दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि उनको ऐसा किया, हमें सरकार ने क्यों नहीं दिया, उनके लिए ये कर रही है वो कर रही है, हमारे लिए क्यों नहीं कर रही है, आप भी विकलांग हो जाओ, आपके लिए भी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि आरक्षण भी दिया जाता है विकलांगों के लिए, उनका रिजर्व कोटा अलग से होता है। तो इसमें बताया गया कि मतलब इतना आसान तो नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच ना होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। यानी कि हम बात करें पूरा कि शारीरिक रूप से हम अक्षम नहीं है, ठीक है, मतलब शारीरिक रूप से हम अक्षम है, दैट मीन सक्षम नहीं है। तो इसमें से क्या होगा, हमारे देश में नहीं, हर एक देश में क्या किया जाता है, उनके लिए समझा जाता है कि इन्हें हम कुछ अलग से जो इनको दे रहे काम पब्लिक को, उनसे थोड़ा हट के भी इनकी ज़रूरतों के हिसाब से इन पे ध्यान रखना चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है कि यह माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने वाले और उत्पादक जिंदगी जीने के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोगों से हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने पर परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं, बल्कि यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको सबको समान मानना होगा और उन्हें समानता तक लाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हमें करने होंगे, ये तो तय बात है। और उसके बाद क्या होगा कि समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं, बल्कि क्या होता है कि यह एक असमान समाज होगा। हमारे देश में आमतौर पर क्या देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, यानी कि वेल एजुकेशन या स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा है। उसके बाद क्या होता है कि इसीलिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा है और हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं। जो न्यू है वो प्रीवियस वीडियो देखें, उन्हें सारी बातें समझ में आएगी। और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना कि ये बार बार क्यों बोल रहे हैं कि हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हाँ, पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आप जब स्टार्टिंग से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होती हैं चीज़ें। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखा कि समाज के आधार पे जो है जातिगत भेदभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। उसमें से क्या हो गया, जब जातिगत भेदभाव है तो वहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो लोग हैं, जिसे आप SC ST या OBC कहते हैं, उनमें क्या होता है, सरकार क्या करती है, नौकरियों के अवसर पर विशेष आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस ने यह संकेत दिया है कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त 3 सिद्धांतों, समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय
विभिन्न प्रयासों यानी कि विभिन्न प्रयास तथा कौशलों को मान्यता देना और जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के बीच सामंजस्य बैठाने में कठिनाई महसूस कर सकती है। यानी कि इसमें गवर्नमेंट यदि देना भी चाहे तो एक नॉर्मल इंसान को जो भी समकक्ष है और एक जो हैंडीकैप लोग हैं, मतलब जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थोड़ा बहुत उनका जो भी है, तो उसमें से क्या होगा कि फिर कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें क्या करें कैसे करें। तो इसमें जो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत यदि पूरा करना है तो जीवन के जो भी उनके न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के बीच क्या हो जाता है, सामंजस्य बैठाना कहीं ना कहीं कठिनाई होती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है और करती भी है गवर्नमेंट। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यानी कि समान बर्ताव के सिद्धांत पर क्या होगा कि सबको समान बर्ताव चाहिए और इसमें से क्या होगा कि कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ क्या होगा कि यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हो सकते हैं। योग्यता को पुरस्कृत करने को न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने कल पढ़ा था कि हमें योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। हम यदि पढ़ भी नहीं रहे हैं फिर भी सबके ऐसे गवर्नमेंट कर दे कि आप क्या कर दो, जितने भी आ रहे हैं सबको पास करते जाओ। जो भी आप स्कीम ला रहे हो किसी में भी फेल करना ही नहीं, कभी फेल करना ही नहीं है। 8वीं तक पास करो बच्चों को, 9वीं तक पास करो, 10वीं तक पास करो, वहां पे सबको पास करते जाओ। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि यदि हमने ऐसा किया वो भी गलत है और यदि हमने ऐसा कर दिया कि योग्यता के हिसाब से आपको करना है ये भी गलत है, क्योंकि कुछ लोग उतने योग्य नहीं है, योग्य हैं बट उतने ज्यादा नहीं है। तो फिर तो क्या होगा कि फिर वही वही रहेंगे। यहाँ पे आप बात को समझिएगा कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं हर बातें हमारी कहीं ना कहीं आके कट जा रही है, क्योंकि उसका भी अभी उसके भी आगे और भी चीजें हैं। ये मत समझ के चलिए कि हमने आज जो बातें की वो आखिरी बातें हैं, उसके आगे भी अभी बहुत सी चीजें हैं। हमने कल देखा था कि योग्यता के हिसाब से करना चाहिए, आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि योग्यता के हिसाब से आप करते भी हो तो वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें योग्यता थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। तो वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं तो उनको भी जगह देनी पड़ेगी ना। आप यदि योग्यता के तो सब तो नॉर्मल इंसान ही हो जाएंगे, जो हैंडीकैप है और जो किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत वो कमजोर है वो कहाँ जाएंगे फिर। जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, दबे कुचले हैं, वो कहाँ जाएंगे। उन्हें भी तो हमें अवसर देना पड़ेगा। तो इसमें यदि हम योग्यता रख रहे हैं, इसमें बताया गया कि यदि हम योग्यता रख रहे हैं तो फिर कठिनाई हो सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अच्छे पोषाहार और अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं होती। यानी कि जो हाशिए पर खड़े लोग होते हैं उनको ना तो अच्छा भोजन मिल पाता, ना तो अच्छा एजुकेशन मिल पाता है। और क्या होता है कि देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि वे न्याय के किस सिद्धांत पर बल देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार जो होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है कि जिम्मेदारी बन जाती है, यानी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करे। यानी कि अब यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बढ़ गई, गवर्नमेंट की बढ़ गई कि ना तो हम पूरा क्या कर सकते योग्यता पे रख सकते, ना तो पूरा अनियोग्यता पे ही रख सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, वो सरकार हमारी क्या करेगी, निर्णय करेगी कि करना क्या है, लोगों के साथ किस तरीके से करना। हाँ, सरकार के निर्णय से किसी को आपत्ति हो रही फिर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, लेकिन निर्णय सरकार ही फिर लेगी हमारी। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे न्यायपूर्ण बंटवारा। अब न्यायपूर्ण बंटवारे में देखते हैं कि गवर्नमेंट हमने देखा कि वो करेगी, अब करती कैसे ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है कि समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों। यानी कि यदि सरकार चाहती है कि हम सामाजिक न्याय लाएं तो वो क्या करेगी, जो भी उसके कानून होंगे, जो भी नीतियां होगी, वो सब पर समान रूप से लागू हों।
उसके बाद क्या होता है, यानी समान का मतलब निष्पक्ष रूप से लागू हो, किसी मतलब भेदभाव नहीं कि इस पे लागू होगा, इस पे नहीं लागू होगा, इस पे ऐसा, उस पे ऐसा, तो ऐसा नहीं, सब पे क्या हो कि निष्पक्ष रूप से आप लागू करो। उसके बाद लेकिन क्या होता है कि इतना ही काफ़ी नहीं है, आप लो अभी इतना भी काफ़ी नहीं है, अभी आगे और भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि इतना भी काफ़ी नहीं है और इससे कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें जॉब में मिल जाए अवसर या कोई नीति निर्माण में हमें अवसर मिल जाए, सिर्फ उतने से हम नहीं जी सकते। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि उतने से हमारी जिंदगी चलने वाली नहीं, हमारी आपकी किसी की नहीं। हमें क्या चाहिए कि जो भी हमारे सरोकार, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया कि सामाजिक न्याय का सरोकार, ये सरोकार वर्ड फिर से है, कंफ्यूज नहीं होना। सरोकार का है कि इससे मतलब है, यानी कि क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है। यानी कि सामाजिक न्याय सिर्फ इतने से नहीं, इसका और भी अभी आगे मतलब है। यहाँ पे वस्तुओं और मतलब अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कि उसका संबंध, ऐसे मान के चलिए संबंध है, ठीक है। तो क्योंकि कई जगह पे कुछ अलग अलग वर्ड होते हैं, अलग अलग मीनिंग हो जाती है, एक ही मीनिंग के कई अर्थ हो जाते हैं अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे जो सरोकार है कि सामाजिक न्याय का मैंने मतलब बोल दिया, या संबंध, यहाँ पे मान के चलिए संबंध ज्यादा फिट बैठ रहा है कि सामाजिक न्याय का जो संबंध है वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है। यानी कि वस्तुएं भी चाहिए, सेवाएं भी जितनी भी आप दे रहे हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी सेवाएं हो, हमें भी चाहिए जितनी आपको चाहिए। और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम तक पहुंचाए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इतना बढ़ रहा है कि अभी और भी कुछ चाहिए हमें। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया, चाहे यह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का हो, ठीक है, चाहे वो फिर राष्ट्र का मामला हो चाहे व्यक्तियों के बीच का मामला हो, यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं हैं तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिससे क्या होगा कि नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। और इसीलिए क्या होता है, किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामलों में भी कुछ विशेष बुनियादी समानता का उपभोग करें हम। तो यहाँ पे सीधे तौर पे है कि आप देना चाहते हो, हर सेक्टर पे हमें देना होगा कि उनको अवसर तो देना ही होगा, जीने के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो भी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सिर्फ आपने अवसर दे दिया उतना काफ़ी नहीं है, आपने कोई चीज़ें दे दी उतना भी काफ़ी नहीं है। यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ लगता है एंड बहुत कुछ वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। यह हर क्या होता है कि यह हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी माना गया है कि वह अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सके और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार भी है कि वो अपने आप को जीवन जिस तरीके से जीना चाहता है, जैसे उसके जो भी एम्स है वो पूरा करे एंड जो भी उसके, यदि वो जो पाना चाहता है उसके अंदर जो भी बातें हैं वो अभिव्यक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया गया, जो अनटचेबिलिटी वाला है हमारा आर्टिकल 17। और क्या होता है कि यह सुनिश्चित किया गया है कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरियों और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से ना रोका जा सके। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि मंदिरों में प्रवेश, आर्टिकल 15 हमारा कहता है सार्वजनिक स्थान पे प्रवेश नहीं रोका जा सकता है, किसी भी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव वहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो इसमें यही है कि मंदिरों में प्रवेश, चाहे फिर आप किसी भी कास्ट से आ रहे हो, कोई भी जेंडर हो आपको, वो आपने सबरीवाला मंदिर का केस सुना था, यदि सुना होगा आपने, काफी चर्चित था वो। तो उसमें से क्या था कि उसमें लेडीजों का जाना वर्जित था। कुछ उनकी मान्यता थी कि लेडीजें जाएंगी तो पता नहीं उनकी जो भी माता जी भगवान जी होंगे वो भाग जाएंगे, अब पता नहीं क्या था। वहाँ पे औरतों का जाना वर्जित था, उनको अछूत माना जाता था।
तो लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि औरतें वहाँ पे जाएँगी, औरतें जाती हैं, मूर्तियाँ वहीं पे बैठी हुई हैं, कोई भगवान-वगवान वहाँ से भाग के गए नहीं हैं। बस यहाँ पे वो अपना बना के रखे थे कि वहाँ पे नहीं जाती हैं, जो भी खैर उनकी धार्मिक मान्यता जो भी लोगों की होती है, तो उसका हमें कोई हास नहीं करना चाहिए। सबका अपना-अपना श्रद्धा होती है, अपनी-अपनी मान्यता होती है। लेकिन उसमें था ना कि मतलब महिलाएँ नहीं जाएँगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि महिलाएँ जा सकती हैं और अब अच्छे से जाती भी हैं। तो इसमें यही बताया गया कुछ ऐसे कई जगह पे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे अभी महिलाओं का जाना वर्जित है या अछूतों का जाना वर्जित है, जिन्हें समाज हमारा मानता है कि ये अछूत है। क्योंकि सरकार हर जगह पे देखने नहीं आती है और कोई ना वो क्या ना हमारी गवर्नमेंट नियम कानून तो बना देती है, कोई बहुत ही हिम्मत वाला हुआ कि चल भाई अब हमारी ज़िंदगी तो तबाह होनी ही है, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी हम सुधार के जाएँगे। तो वही ये जो भी हमारे कानून है, पुलिस चौकी इसके चक्कर काटता है, अदरवाइज़ वो कहता है कौन इसके झमेले में पड़े, पेशी पे पेशी जाना पड़ेगा, फालतू का सारा टाइम बर्बाद होगा, तो कुछ तो ये सोच के नहीं जाते हैं। और यहाँ पे जो जिन्हें लगा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कुछ तो सोचे चलो हो गया कि मतलब ठीक है, हो गया तो हो गया, क्या करते हैं, नहीं जाते वहाँ, वहाँ जाना ही छोड़ देंगे वो। फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाने जाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे पता च यहाँ तो जितने जा रहे हैं उतने केस तो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हमें तो लगता है फिर हर एक 10 या 100 मीटर में वहाँ चौकी बनवानी पड़े या न्यायालय स्थापित करना पड़े कि भैया ये केस है इन्हें आप क्या करो, हैंडल करो। तो कुछ तो लोग ऐसे भी नहीं जाते, कुछ लोग ही हिम्मत करके जा पाते हैं कि चलो हमारी ज़िंदगी अब तबाह तो होनी ही है, दूसरों की ज़िंदगी आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी हम सुधार के जाएँगे। और वही जाते हैं फिर। बाकी किसी के पास हिम्मत नहीं होती, नियम कानून कितने भी सरकार बना दे और हमारे समाज है, सरकार देखने नहीं आती और हमारा समाज जो मन करता है वो करता है फिर। यदि उसने कह दिया इस मंदिर में नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे फिर। और वो जब तक मंदिर के अंदर है तब तक तो बिल्कुल ही प्रवेश बंद है। तो ऐसे हमारे समाज में होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये पानी वगैरह की जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, तो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं उनके लिए वर्जित नहीं है। और क्या होता है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार लागू करने जैसे कदम उठाए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था, भूमि सुधार जो हमने आपको बताया था ना कि आर्टिकल जो हमारा 31 है उसे खत्म कर दिया गया था पूरी तरीके से। वो 300 के काम में रखा गया था, वो भी एक विधिक का मतलब विधिक अधिकार बना के, सांविधिक अधिकार जो था हमारा, क्यों रखा गया था? क्योंकि रोज मतलब डेली था कि हमें सिमिलरिटी लानी थी। पहले जो था कि वो मतलब उनमें जो भी काश्तकार वगैरह होते थे तो वही मतलब पूरी ज़मीन उन्हीं के नाम होती थी। अदर ये सब मज़दूर होते थे क्योंकि इनकी ज़मीन छीन के उन्हें दे दी गई थी। और उसके बाद क्या किया गया कि जब समानता लाने की कोशिश की गई कि यहाँ पे तो उन्हीं के पास ज़मीन है, अदर के लोगों के पास ज़मीन नहीं। जिसके पास वहाँ पे लिमिट रख दी गई कि एक व्यक्ति इतनी ही ज़मीन रख सकता है, ज़्यादा ज़मीन जिसके पास होगी वो सरकार ले लेगी। तो उस टाइम क्या हुआ कि लोग क्या करने लगे, आर्टिकल 31 का बहाना लेके कोर्ट जाने लगे। और जब कोर्ट जाने लगे सरकार को लगा ये तो मामला हम अपने जो भी हम चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने आर्टिकल 31 को ही खत्म कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सीधे तौर से इसे ही खत्म कर दो आप, तो काम ही खत्म हो जाए, झंझट ही खत्म हो जाए। अब उसे कर दिया गया कि आप जा सकते हो न्यायालय, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते हो, लेकिन अब इस अधिकार से नहीं जा सकते कि हमारे मौलिक अधिकार है, हनन हो रहा, सुप्रीम कोर्ट को आप बाध्य ही करो कि वो आपको दे। सरकार जमीन छीन रही है तो छीनने दो। सरकार को लग रहा है कि आपके लिए इतनी ही उपयोगी है, इतने में आपको खाने जीने को हो जाएगा, तो दूसरों को वो छीन के आपकी दे रही जमीन, तो कोई बात नहीं। और अभी हाल-फिलहाल में मेरे एमपी में ही ऐसा हुआ कि एक ही ज़मीन छीन के जो भी अदर कास्ट के लोग थे उन्हें दे दी गई है। यानी सरकार ने क्या किया कि पहले कुछ था उसका जो भी था रजिस्ट्री पट्टा जो होता है, तो उसमें से था कि ज़मीन मतलब सरकार एमपी गवर्नमेंट में उसमें लिखा हुआ था, उन लोगों का नाम नहीं था। तो उसमें से वो लोग अपना कब्ज़ा बना के रखे थे। लेकिन अब जब कुछ जाँच भी छानबीन हुई होगी और उन्होंने क्या किया कि वो जितनी भी ज़मीन थी उनकी सारी की सारी ज़मीन लेके, और जो पिछड़ा वर्ग के लोग थे, जो जिन्हें ये निचली कास्ट के लोग बोलते हैं, उन्हें क्या किया सारी ज़मीनें वो दे दी है। गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट पूरी ज़मीन दे दी। अभी मतलब
वन हम वीक हो गए होंगे। तो अभी की बात है ये, तो ऐसे होता है। और सरकार बहुत पहले से, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया यहाँ पे, जिनमें से कि भूमि सुधार वाला भी था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, और यदि हाँ तो कैसे? अब यहाँ पे संसाधनों का वितरण और जो शिक्षा या नौकरियां, उनमें समान पहुंच सुनिश्चित की जाए। हाँ, मतलब यदि आप कहते हैं हाँ तो कैसे, यदि नहीं भी तो कैसे? और इसमें है कि ऐसे मामलों में मत विभिन्नता, यानी क्या बताया गया, ऐसे मामलों में मत विभिन्नता समाज में उग्र भावावेश पैदा करती है, और कभी कभी क्या होता है कि हिंसा भी भड़का देती है। लोगों के, मतलब जो भी लोग होते हैं, लोगों मानने लगते हैं कि उनके और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। हमें क्रोध और हिंसा के ऐसे भी मामले याद हैं जो कभी हमारे देश में शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण के लिए प्रस्तावित हुए थे या प्रस्ताव आए थे, तो उनमें क्या हुआ था कि इनसे ये हिंसा फूट पड़ी थी। यानी कि लोग, जब आरक्षण आया था, इतना आसान नहीं था ये सारी चीजें लाना। ये तो आपको पता है कि हर एक चीज में, अभी कृषि बिल चल रहा है, गवर्नमेंट को उससे क्या करना पड़ा, रोक लगानी ही पड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जब तक वो नहीं मानने वाले हैं, किसान हिलने वाले नहीं है। अब देखो उसका फैसला क्या होता है। तो यहाँ पे या तो सरकार झुकने वाली है या तो किसान झुकने वाले हैं। किसान का तो हक है, वो क्यों झुकेंगे? झुकना है तो सरकार झुके। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे कि आरक्षण के लिए काफी विवाद हुए। बहरहाल क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझदारी के आलोक में हमें ठंडे दिमाग से इन मुद्दों की जांच परख करने में समर्थ होना चाहिए। क्या वंचितों की सहायता की योजनाएं न्याय सिद्धांत की कटौती पर खरी मानी जा सकती है? तो यदि इसमें बताया गया कि आप एक राजनीतिक सिद्धांत के स्टूडेंट हो, ठीक है, जो अब जिसका राजनीति अपना लेते हैं 11th से, क्योंकि आपके सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आप किस में पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पे फिर इसमें यही बताया गया कि आप यदि राजनीतिक सिद्धांत के स्टूडेंट हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे, बिल्कुल भी आप ठंडे दिमाग से सोचे, उसे जांचे परखे, और उसमें किस तरीके से क्या होना चाहिए। यहाँ पे ये सवाल भी उठाया गया कि क्या वंचितों की सहायता की योजनाएं न्याय सिद्धांत की कटौती पर खरी मानी जा सकती है? कि आप वंचितों की सहायता कर रहे हो। एक तो हिंदी वर्ड इतना टफ होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता उसका, जो भी प्योर हिंदी यदि बोला जाए। तो अब इसमें जैसे लिखा हुआ है, वंचितों की सहायता की योजनाएं न्याय सिद्धांत के कटौती पर खरी मानी जा सकती है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप कद से क्या पूछा गया है कि जो हम उनके लिए कर रहे हैं, क्या वो उचित है या नहीं है, आपको क्या लगता है? और उसके बाद क्या है कि अब अगले खंड में हम सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। और रॉल्स ने तर्क दिया है कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सहायता देने की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक युक्ति संगत औचित्य हो सकता है। तो इसमें जो जॉन रॉल्स है, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। ये भी थोड़ा सा न्याय के बारे में अपना, जो भी उनका मुद्दा था, अपना पक्ष रखे हैं। देखते हैं क्या क्या रखे इन्होंने। क्या था जो रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, तो इसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही है। इसमें उन्होंने मेनली क्या कहा कि यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि यदि हम किसी लोग को कहते हैं कि आप, सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप रहने के लिए कैसा समाज पसंद करते हैं, आपका जवाब क्या होगा? आप खुद से अपने दिमाग में सोचिए, अभी सोचिए, बाद में नहीं, ठीक है। कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कैसा मतलब किस समाज में, किस एनवायरनमेंट में रहना आप पसंद करेंगे, तो अब ये से कि आप अच्छा ही बताएंगे। आप नहीं बताएंगे कि जहाँ गंदगी हो, जहाँ गंदे लोग रहते हो, जहाँ गंदी विचारधारा के लोग रहते हो, वहाँ रहना आप पसंद नहीं करोगे। जहाँ कमियां हो वहाँ पसंद नहीं करोगे आप कि हम वहाँ पे रहें, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि मतलब सबसे पहले कि किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः ये ऐसा समाज चुनेंगे जिनके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया करा सके।
यानी कि अभावग्रस्त जगह पे आप नहीं रहना पसंद करोगे। आप क्या, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहता कि हम इस प्लेस पे रहे जहाँ पे कुछ भी ना मिलता हो। हर एक सुविधाएँ देखते हैं, हम क्या कहते हैं, भैया पैसा लग जाए जितना लगना हो, लेकिन हमारी सुविधाएँ तो बिल्कुल यहीं हमारे गेट पे होनी चाहिए। हम यदि कहीं शहर पे रूम भी लेने जा रहे हैं, रेंट पे भी हम ऐसा रूम ढूँढते हैं जहाँ पे कि हम, यदि ऊपर भी हमने कोई फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर किसी में भी हमारा रूम है, हम सोचते हैं कि नीचे उतरे तो हमारा क्या हो, वहाँ पे हमें सब्जियाँ मिल जाए, वहाँ पे हमें दूध मिल जाए, वहाँ पे हमें जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो वहीं पे उपलब्ध हो जाए, हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ऐसी जगह हम ढूँढते हैं। तो इसमें ये बताया कि सुविधा संपन्न, जहाँ पे हर एक तरीके की सुविधा होगी, उस स्थान में संभवतः क्या करेंगे, हम लोग रहना पसंद करेंगे। और हम सब, उसके बाद क्या होता है कि हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों के को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें। खासकर क्या होता है तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य के मतलब भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली जिंदगी और मौक़ों को प्रभावित करने जा रहा है। वस्तुतः क्या होता है, माता यानी कि हम माता पिता से यह आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया कि हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे माता पिता से यह आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचें और सहयोग दें। हम क्या आशा करते हैं, सपोज हम बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें बिन मांगे ही सारी चीज़ें दे दें और वो मिलती भी है हमें, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुँचे जो निष्पक्ष हो और न्याय भी यानी न्याय संगत भी हो। यानी कि यदि माता-पिता हमारे मतलब हम पे भी, जैसे सपोज़ मान के चलिए कि आप और हम भाई-बहन हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या हो गया कि दोनों के लिए हमें क्या कर दिया गया कि हमारे मम्मी-पापा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको दे रहे हैं वो चीज़ें हमें भी दे रहे हैं। ठीक है? अब जो चीज़ें आपको दे रहे हैं वो हमें भी दे रहे हैं, इसमें कोई कटौती नहीं कर रहे। आपको जब चाहिए वो चीज़ें मिल रही, हमें जो चीज़ें चाहिए जब चाहिए मिल रही। अब हम कहें समाज में इससे न्याय आ रहा है या समानता का अधिकार आ रहा है या समानता मिल रही है, गलत है यार। क्यों? वो घर भी कर रहे हो आप, घर के अपने बच्चों को दे रहे हो, कौन-सी बड़ी बात है? इससे यदि आप अपने घर पे ऐसा कर रहे हो तो समाज में क्या होगा? समाज में यदि ये यहाँ पे सीधे तौर से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, इनके जो कहने का मतलब है कि पूरा एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं और उन बहुत से लोगों में यदि एक को मतलब एक को अच्छी सुविधाएं दी जा रही, अदर को नहीं दी जा रही, वहाँ पे दिक्कत है। घर पे दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी इनका पूरा पढ़ते हैं तो ही आपको क्लियरिटी आएगी। क्या होता है कि जो जॉन राल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम क्या करें, खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। यानी हम ऐसे समाज में, अभी जो पहले ही पूछ लिया था ना उन्होंने कि आप कैसे समाज में रहना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियस है हम सब ने क्या कहा कि हमें एक सुख सुविधा वाला समाज चाहिए। उन्होंने जो कहा वो अलग बात है, लेकिन आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचिए कि कोई हमसे पूछेगा ना, हम तो पूरी हेवन वाली फीलिंग करेंगे कि भाई वही वैसा ही चाहिए हमें, अदर नहीं चाहिए। चाहे भले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन कोई पूछ रहा है तो हम बताएंगे तो ऐसा ही कि हमें यही वाला चाहिए, और जो गंदा सा है वो वाला हमें नहीं चाहिए। वो बाल फालतू में बवाल वाली जिंदगी जीनी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि बवाल वाली जिंदगी जीना ही पड़ेगा आपको, कि हम ऐसे समाज में रहें या खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें क्या हो कि यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात कि नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी। यानी कि हम अब ये सोचे ना कि हमें वहां रहना जहाँ पे हम अपने जीवन को चलाने के लिए जमीन से उठें, डायरेक्ट हम आसमान में मत उड़े। सीधे मेरे शब्दों में आप कहें तो, कि इनका कहने का मतलब है कि हम एक जमीनी स्तर से उठे जहाँ पे कि हमारी कोई पहचान नहीं है, हमें वहाँ पे जाके अपनी पहचान बनानी पड़े, लोगों को संगठित करना पड़े, और क्या हो कि हमारी क्या जगह होगी, अर्थात
हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति के परिवार में, धनी होंगे या गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। राल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो कि इस मायने में जो भी हमारा ये सारी चीज़ें हैं कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या करेंगे कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। हम क्या करेंगे, जब हमें पता नहीं है, आपको पता है कि हम पैदा होते हैं, हमें थोड़ी ना पता रहता यार हम एक मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो रहे हैं या बिल गेट्स के घर में पैदा हो रहे हैं या एक मतलब अपने जिसमें घर में है वहाँ पे पैदा हो रहे हैं या कि किसी गरीब के घर में पैदा हो रहे हैं या किसी अन्य कास्ट के घर में पैदा हो रहे हैं या मतलब आप अच्छी कुल में हो रहे हैं या अन्य धर्म में हो रहे हो, कुछ भी हमें नहीं पता हम कैसे हो रहे हैं। वो एक गाना है ना कि अपना टाइम आएगा, उसका जो भी है आगे पीछे का, आप वो गाने को उसको सुनिएगा तो आपको क्लियरिटी आएगी जीवन की सच्चाई कि उस गाने में क्या था, अपना टाइम आएगा। तो जैसा भी है तो यहाँ पे वो बताया गया है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने यही कहा कि यदि हमारे पास वो सारी चीज़ें हमें जानकारी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपनी खुद की पहचान ढूंढेंगे, रियल में हम है कौन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि समाज में हमें क्या नीड है एंड समाज को क्या चाहिए जो आज हमें नहीं मिल रही, वो हो सकता है कि इन फ्यूचर उन्हें भी ना मिले। हमारा संविधान बनाया गया तो ऐसे ही नहीं बनाया गया, कुछ ऐसी विचारधाराएं थी तब बना है संविधान कि आज भी वो जीवित है। इसका मतलब तो तय है कि उन्होंने फ्यूचर को सोच के बनाया। तो हमारी भी सोच ऐसी ही रहना चाहिए ना, हमने तो पहले से ही सोच लिया कि कुछ ना करना पड़े, बस अब थोड़ा सा जो मुंह में निवाला डालेंगे वो चबाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि ये भी ना चबाना पड़े, सीधे सीधे हमें एनर्जी मिलती रहे, आराम से बैठे रहें, कुछ ना करना पड़े हमें, बस यही से जिंदगी चाहेंगे। लेकिन इन्होंने कहा ऐसी जिंदगी चाहने का कोई मतलब नहीं है आपके। उसके बाद क्या होता है कि राल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा। वे हमेशा करते हैं कि समाज में क्या होता है कि अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर क्या होता है, जैसे सब करते हैं अपने खुद को के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। चूंकि यदि हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि हमें ये मिले वो मिले, दुनिया भर की ऐशो आराम शौकत, तो हम फिर अपने स्वार्थ को ध्यान पे रख के करेंगे, दुनिया क्या करती हमें उससे मतलब नहीं होगा। चूंकि क्या होगा कि इन्होंने इसीलिए कहा कि स्वार्थ परक लोग ऐसे होते हैं, और इसमें बताया गया कि चूंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन है और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, यानी कि यहाँ पे हम किसी को नहीं जानते, हम वो कौन है, आप कौन हो, क्या हम कर रहे हैं वो लाभप्रद होगा या नहीं, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, यानी कि जो खुद पे विचार करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो जन्म से पैसे वाले हैं यानी कि अच्छी हर एक सुविधाएं मिल रही है, जिस पे हाथ रख रहे हैं वो उनकी हो जा रही है, वो ज़्यादा चीज़ें उपभोग करेंगे, यानी ज़्यादा चीज़ें वो यूज करेंगे। जैसे हमारे पास यदि 5,000 का मोबाइल है तो जिनके पास मुकेश अंबानी के बेटे के पास या उनकी वाइफ के पास कितने का मोबाइल होगा, 9 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, करोड़ों का होगा, जितना जिसके पास पैसा है। किसी के पास सपोज मान के चलिए कि मंथली पेमेंट कितनी आती होगी, मतलब 50,000 1 लाख आती है। अब उसका क्या होगा कि उसके मोबाइल में हाथ में मोबाइल आईफोन वाला होगा, फिर उसकी जो सुविधाएं होगी, कपड़े हम भी पहने तो हम कपड़े 100 150 500 तक के पहनेंगे, वो कपड़े पहनेंगे, फिर उनके कपड़े पहनने का फिर तरीका अलग होगा कि वो नहीं ऐसे वाले, नहीं ऐसे वाले, ऐसे वाले नहीं, आज ऐसे वाले आज हमने पहन लिया कल नहीं पहनेंगे क्योंकि उनके पास है, वो उनका ज़्यादा उपभोग करेंगे, ऑब्वियस है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जाए, जहाँ क्या होता है कि वैसा कोई अवसर ना मिले, तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास में दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य,
आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या ना हो। तो यहाँ पे सीधे है कि यदि हमारे पास नहीं है तो हम जरूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जिसके पास कमी है वो सोचेगा कि यार अब कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ना एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं उसको भी, वहां पे क्या लिखा हुआ था, उन्हें जाना था अपने पापा, लेकिन ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले किसी ने नहीं बैठाया उन्हें। तो उन्हें पूरे संविधान में ये बात याद थी कि इस जाति वर्ग को तो छोड़ना नहीं है, इसके लिए तो जरूर प्रावधान रखना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्योंकि वो उस चीज को क्या किए थे, भुगते हुए थे। वो यहाँ पे पूरी चीजें क्या किए हुए थे, महसूस किए हुए थे। तो इसलिए उन्होंने वो मुद्दे रखे। यदि सपोज मान के चलिए कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो होता है ना कि यदि आपसे बोला जाए कि गरीबों पे आप निबंध लिखिए, शायद मैंने एक बार और बताया था इसे, कि गरीबों को एक बहुत मुकेश अंबानी जी के बेटे से या जिसे भी आप रिच मानते हैं उनके बेटे से पूछा जाए कि आप गरीबों पर निबंध लिखिए, फिलहाल अभी तो अपने भारत में वही सबसे ज्यादा अमीर है, तो यहाँ पे यदि बोला जाए कि लिखो आप गरीबों पे निबंध, वो कैसे लिखेंगे कि हमारी कार होती है हम लोगों की, वो क्या होती है, नई होती है, लेकिन जो गरीब होते हैं उनकी कार पुरानी होती है। हमारे कपड़े नए होते हैं, उनके पुराने, मतलब उन्हें गरीब अमीर में फर्क ही नहीं पता कि हमारे पास जो, यदि हमारे पास नई मतलब हम हर दूसरे दिन खरीद रहे हैं, तो वो यही सोचेंगे कि गरीब के पास भी क्या होता होगा, कार होती होगी लेकिन पुरानी होती होगी, कपड़े होते होंगे लेकिन थोड़ा सा हमसे पुराने होते होंगे, बाकी तो वैसे ही है। अब वहां तो उसके पास तो बैलगाड़ी भी नहीं है, कार की तो बात छोड़ो। तो लोगों जो देखे ही नहीं उसे पता नहीं, महसूस नहीं कर पाएंगे वो कि इनकी जिंदगी कैसी है, लेकिन जिसने उस जिंदगी को जी है महसूस तो वही कर पाएगा। और इन्होंने कहा कि इसीलिए हमें ऐसा ही रहना चाहिए कि हम सबकी सोचें। यदि आप किसी भी संगठन में शामिल हो रहे हो तो वहां पे सिर्फ अपना मत सोचो, अदरवाइज जो वो संगठन भी बर्बाद होगा और जो आप सोच रहे हैं वो तो खैर किसी काम का होगा नहीं। देन उसके बाद क्या होता है कि बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करना और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन क्या होता है कि तब अधिकांश लोगों के लिए यह भी उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की जिम्मेदारी यानी कि यहाँ पे हिस्सेदारी करें। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं। इन मानवीय दुर्बलताओं और सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिनमें क्या होता है कि असाधारण कार्रवाइयों की जरूरत ना रहे। यहाँ पे क्या बताया गया कि हम जब आत्मत्याग करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम काफी ज्यादा वीर हैं, हमने अपने जो भी हमें चाहिए था या जो हम समाज को देना चाहते थे वो हम छोड़ देते किसी के लिए, और हम कहते हैं हम बहुत महान हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसे मत बनो, ये आपकी ना दुर्बलता का प्रतीक है कि आप ऐसे कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति को विशेषता मतलब स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बंधती है। उससे क्या होता है कि उनसे अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि जब वे अज्ञानता के आवरण में रहकर चुनते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति से ही सोचना उनके लिए हितकर होगा। जब वो अज्ञानता के आवरण में क्या करेंगे, जिस इन्वायरमेंट में आप होगे उस इन्वायरमेंट का आप सोचोगे। एक गरीब क्या सोचेगा आप समझ सकते हो, एक अमीर क्या सोचेगा वो भी आप समझ सकते हो, एक मिडिल क्लास वाला क्या सोचेगा वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, और आप खुद को वहां पे रखिए, हर जगह पे रखिए कि सपोज आपके पास सारी सुविधाएं भरी हुई है, मान के चलिए कि आपके पास सारी सुविधाएं, आप क्या सोचेंगे? आप तो सोचेंगे यार कुछ भी दुनिया में तो है ही नहीं, अपना काम करो, सब कुछ अपने हाथ पे है। एक गरीब मिडिल क्लास वाला क्या सोचेगा, यार चलो थोड़ा बहुत तो मेहनत करते हैं तो हम उतना मिल जाता, अपनी जिंदगी चंगी वाली चल रही है, क्या करना है। एक गरीब क्या सोचेगा, यार साला कितनी भी मेहनत करो यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं, एक तो मेहनत ही करने को नहीं मिल रही, सारा दिन मिट्टी धो फिर भी हमारी जिंदगी तबाह है।
यानी कि सबकी मेंटेलिटी अलग अलग है, जिस पे आप रह के सोचोगे उस हिसाब से हमारा वो चलेगा। तो इसमें और यहाँ पे वो जो हमारी इच्छाएं भी होती हैं, आपकी इच्छाएं यदि प्लेन की है तो एक नॉर्मल इंसान की होगी कि चलो ठीक ठाक है, साइकिल या बाइक आ जाए। कोई सोचेगा यार चलो किसी तरीके से बैलगाड़ी ही आ जाती घर में तो ठीक रहता। तो मतलब जिसके पास जितना वो उस हिसाब से सोच रहा है। और यहाँ पे यही बताया गया है कि अज्ञानता के आवरण में, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में, तो फिर यहाँ पे अज्ञानता ही लिया गया है कि उसके आवरण में यदि आप रहकर चुनते हैं तो पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति से ही सोचना हमारे लिए क्या होगा, हितकर होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा। अज्ञानता का विकल्प कल्पित आवरण ओढ़ना उचित कानूनों और नीतियों की प्रणालियों तक पहुंचने का पहला कदम है। इससे क्या होता है कि यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ में क्या करे कि बुरे संदर्भ के मद्देनजर चीजों को देखे, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के लिए लाभप्रद हों। दोनों चीजों को साथ साथ चलना है। चूंकि क्या होता है कि कोई नहीं जानता कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे, इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर वे बुरी स्थिति में जीने वाले लोग, मतलब जो भी बुरी स्थिति में भी जीने वालों के बीच पैदा हो तब भी उनकी रक्षा कर सके। जैसे कि आप संविधान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन उचित तो यही होगा कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वालों को कमजोर ना बना दें। ये बात आप बहुत अच्छी यहाँ पे लिखी गई है कि हमें ये जितने भी ये नियम कानून बनाने वाले हैं ये अपने आप को गिरा मान के ही बनाएंगे तो ही भलाई है। वो तो ठीक है कि हमने भीमराव अंबेडकर जी का जो एग्जाम्पल दिया कि उनके साथ यदि नहीं होता तो हो सकता था कि आज ये अनुसूचित जाति जनजाति पढ़ रहे हैं वो आज भी पीछे रह जाते, यदि उनके साथ वो चीजें नहीं हुई होती। तो जब उनके साथ खुद हुई वो चीजें ना, तब उनकी आंख खुली कि यार यहाँ पे तो हम नहीं करेंगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी इन लोगों की, इनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने झेला तब उनकी आंखें खुली कि हाँ हमें करना चाहिए। अदरवाइज वो भी शान और शौकत की जिंदगी जीते रहते ना, उनके साथ कुछ ना होता तो कहते यार हमारे साथ नहीं हो रहा, इनके साथ क्या होगा। नहीं होता, कभी कभी कमियां हमें बहुत कुछ दे जाती हैं, तो कमियां भी हमारे पास आना जरूरी होता है। और यहाँ पे बताया गया कि आप सारी चीजें करें, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना क्योंकि हम फ्यूचर को देख के नियम कानून बना रहे हैं तो पता चले कि हमने बना दिया कि भैया जमीन इनकी लेके इनको देनी है, और पता चले कि जिसकी जमीन ले रहे थे उसी को हम भूमिहीन कर दिए। यानी कि जो हम कल या परसों देख रहे थे एग्जाम्पल कि हमें सबको समान करना है, यानी समानता के अधिकार वाले में हमने देखा था समानता चैप्टर में कि हमें सबको समानता चाहिए। लेकिन इतनी भी समानता नहीं चाहिए कि आपका है और आपके पड़ोसी का है तो आपकी सारी संपत्ति पड़ोसी को दे दो, क्योंकि पड़ोसी भिखारी है, आप बहुत पैसे वाले हो, आपकी संपत्ति हमने पड़ोसी को दे दी समानता लाने के लिए। अब क्या हुआ, पड़ोसी पैसे वाला हो गया, हम भिखारी हो गए। कहाँ की समानता, हम तो फिर उसी तरह के हो गए, यानी कि दो में से एक तो फिर वही हो गया। तो इसमें यही बताया गया कि आप करो, लेकिन यहाँ पे जो पहले से जिनकी स्थितियां बेहतर है उन्हें बदतर मत करने की कोशिश करना, वरना समाज और भी बुरी खाई में जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि यह संभावना भी हो सकती है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हो, इसलिए यह सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को फायदा होना चाहिए, किसी एक खास हिस्से का नहीं। यहाँ निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्यवाही का निर्माण है, ना कि परोपकार या उदारता का। यहाँ पे हम किसी पे परोपकार कर रहे हैं, नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत परोपकारी है फिर भी नहीं करना। किसी पे उदारता दिखा रहे हैं, नहीं दिखाना। हमें क्या करना है, यानी कि हमारी सरकार को क्या चाहिए, जो रॉल्स जी कहते हैं कि वो एक ऐसा नियम कानून बनाए जहाँ पे सबको निष्पक्ष रूप से न्याय मिले। एक अमीर को आप क्या करो, एक गरीब को आप इतना अमीर किसी की संपत्ति दे के मत बना दो कि दूसरा भिखारी हो जाए। कि जो आज यहाँ पे बहुत महलों पे रह रहा था, आप उसका सब कुछ दे दो दूसरे को, वो क्या हो जाए, वो झोपड़ी में रहने लायक हो जाए। तो ऐसा भी हमें नहीं करना, हमें निष्पक्ष न्याय करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसलिए रॉल्स
तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। इस उदाहरण के में हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते। हमारे लिए क्या होता है, सबसे अच्छा यानी कि सबसे अच्छा क्या है यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यही विश्वास रॉल्स के सिद्धांतों को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है कि हम क्या करें, कैसे करें, यहाँ पे किस तरीके से करना है। आप एक डीएम बनने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हम डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे। क्या होता है कि हमें काफ़ी सारी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी बहुत ही क्रिटिकल केस आ जाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, नैतिकता नहीं बल्कि विवेक से हमें काम करना पड़ता है। फिर हम क्या करें, सपोज मान के चलिए कि आप कहीं के एसडीएम बन गए। वहां पे क्या आता है, घर के आपका केस आ रहा है, आपके घर का। वहां पे हम ना क्या करेंगे कि यदि हम भावुक हो गए, यदि हम उनके प्रति उदार भावना से पेश आए, यदि हम अपनी नैतिकता दिखाने लगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी कुर्सी के साथ, अपने देश के साथ, अपने न्याय कानून के साथ हम क्या करेंगे, गद्दारी कर बैठेंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि फिर उस स्थिति में हमें बहुत ही सोच समझ के अपनी विवेक से काम लेना पड़ता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, हम घर वालों को भी बचा ले, हम अपने कानून का भी उल्लंघन ना करें। क्योंकि यदि आप कानून के रखवाले हो, खुद आप पालन नहीं करोगे, तो आप किसी को क्या बताओगे कि कानून का पालन करना चाहिए। तो कभी कभी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ मिलने वाली होती हैं। और उस समय में बहुत कभी कभी तो बहुत ही क्रिटिकल समस्या आ जाती है, जो कि समझ में नहीं आता कि आप करें क्या। इधर जाते हैं तो भी प्रॉब्लम से, उधर जाते हैं तो भी प्रॉब्लम से, बीच में आप फंस गए, अब जाना किधर है, इधर भी खाएं उधर भी खाएं। उस हिसाब से फिर आप क्या करेंगे कि अपने विवेक से उसका निर्णय ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कानून की भी हम बखूबी रक्षा कर लें, कानून के हिसाब से भी इनको सजा भी दे दें, इनका बचाव भी हम कर लें। क्योंकि घर वाले हैं, कोई कितना भी बड़ा महान हो, घर के सामने सब हार जाता है फिर। तो फिर आप जो भी फैसला हो वो आपके हाथ में होता है कि आप क्या करना है। इसलिए यहाँ पे इनका सिद्धांत आप याद रखिएगा हमेशा कि कभी कभी हमें नैतिकता से नहीं बल्कि विवेक से चिंतन करना होता है। जहाँ पे सबकी भलाई हो रही, यानी जहाँ पे पूरे एक समाज की भलाई हो रही, यदि हमें अपने आप को खुद को मारना पड़े या अपने फैमिली वालों को, तो ये कहना आसान है, करना आसान नहीं होता है। लेकिन यदि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर वहाँ पे हमारा विवेक काम आता है कि आज यदि हमने एक पर अपना प्यार दिखाया, तो सारी दुनिया नष्ट होने वाली है। हमारी वजह से, सिर्फ हमारी वजह से, उसके सिर्फ वजह हम बनेंगे। और उस हिसाब से फिर हमें क्या करना है, हमारा अपना चाहिए एक, या हमारी पूरी दुनिया जो हमारे भरोसे बैठी है वो चाहिए, वो हम पे डिपेंड होती है। एंड हमें क्या करना है, आपको वो नीति शास्त्र इसीलिए रखा गया आपके सिलेबस में कि थोड़ा बहुत ना हमारे अंदर सारी ये चीज़ें हों, इतने भी कट्टरपंथी मत बन जाएँ, इतने भी हम भावुक मत हो जाएँ कि हमने भावुकता में सारे काम कर दिया तो कोई मतलब की नहीं है आपकी कुर्सी, कोई मतलब जिस कुर्सी पे आप बैठे हो उसकी बेइज्जती कर रहे हो सरासरी, है ना। कोई भी केस आ रहा है उसमें तो आप भी आँसू बहाने लगो साथ-साथ कि चल भाई ठीक है, दर्द होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें उस कुर्सी की लाज रखनी पड़ती है। हमें उसका जो हम न्याय के लिए बैठे हैं, एंड हमें लोगों के साथ न्याय करना पड़ता है। लोगों की जो भी समस्या है उन्हें समझनी पड़ती है, और किस हिसाब से उसे हैंडल करना है वो भी हम पे ही डिपेंड करता है। सरकार सिर्फ कानून बनाती है, उसे लागू हम कराते हैं। यानी कि आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वही कराते हैं, तो वहाँ पे फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उन्हें बखूबी अपना करना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा सामाजिक न्याय का अनुसरण। इसमें 2 ही पॉइंट बचे हैं, तो इसको हम लोग कल ख़त्म कर देंगे पूरा, और इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा, ये इतने ही बचा है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करके फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और इसको जल्दी-जल्दी पढ़ के फिर हम दूसरे पार्ट में इसके आएँगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।